हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 11th क्लास का सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट कराते हैं। लेसन नंबर सेकंड जो है उसका नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा। इसमें हमने आपको पहले बताया कि जो डाटा हैं उनको कलेक्ट करने के दो सोर्सेज होते हैं। पहला सोर्स है प्राइमरी सोर्स और सेकंड जो सोर्स था वो सेकेंडरी सोर्स था। तो उसी में प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत हम आपको बता रहे थे प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने की इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, यानी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि क्या होती है? ये एक ऐसी विधि है जिसमें किसी भी समस्या से डायरेक्ट संबंध रखने वाले व्यक्तियों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना करके उनसे इनडायरेक्ट रिलेशन रखने वाले लोगों से सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं। जैसे कि यदि एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 स्टूडेंट्स के बारे में उनसे स्टूडेंट्स से स्वयं उनकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में ना जान करके उनकी क्लास टीचर से अगर हम वो सूचनाएं इकट्ठा करते हैं तो ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड कहलाता है। तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि यानी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, इडेट मेथड, ये वो विधि है जिसमें किसी समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। अर्थात ओरली उनसे पूछा जाता है, लेकिन उन लोगों से सूचनाएं इकट्ठी नहीं की जाती जिनसे वो रिलेटेड है, बल्कि उन लोगों के पास रहने वाले लोगों से वो सूचनाएं इकट्ठे की जाती हैं। ऐसे लोगों को हम साक्षी कहते हैं, जिन्हें इंग्लिश में विटनेस कहा जाता है। इस विधि में समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों से डाटा इकट्ठे नहीं किए जाते। जैसे इस विधि में मजदूरों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना स्वयं मजदूरों से इकट्ठा ना करके मिल मालिकों और जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं अर्थात श्रम संगठन हैं उनसे मौखिक पूछताछ के द्वारा सूचना इकट्ठा करना। जो हमने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि क्लास में जो बच्चे हैं उनसे उनके बारे में सूचना इकट्ठा करना है कि भाई वो कितना जेब खर्च करते हैं, लेकिन वो सूचनाएं उनसे इकट्ठा ना करके अगर उनके टीचर से पता किया जाए तो ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड कहलाएगा। अब ये विधि वहाँ सूटेबल है, वहाँ उपयुक्त होती है जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत वाइड हो, अर्थात बहुत बड़ा हो। डायरेक्ट जो सूचना देने वाले हैं उनसे डायरेक्ट रिलेशन पॉसिबल ना हो, अर्थात हम डायरेक्ट बच्चों से ना मिल पा रहे हों किसी भी कारण से, बल्कि उसके टीचर से उसकी सूचना इकट्ठा कर रहे हों। डायरेक्ट सूचना देने वाले अज्ञानता के कारण सूचना देने में असमर्थ हों, मीन्स जिसके बारे में सूचना इकट्ठी करनी है वो सूचना नहीं दे पा रहे हैं, तो उनसे सूचना ना इकट्ठा करके किसी अन्य व्यक्ति से हम सूचना इकट्ठा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन वाला केवल इंग्लिश लैंग्वेज जानता है और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो हिंदी मीडियम के हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उन स्टूडेंट्स से उनकी से संबंधित सूचना इकट्ठा की जा सके। तो उनके बारे में उनके टीचर्स से हम सूचना इकट्ठा कर सकते हैं। आंकड़े जटिल किस्म के हों, अर्थात कुछ घुमा फिरा कर पूछे गए हों और उनके लिए विशेषज्ञों की राय की जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल कि हम जब किसी कोई केस लड़ते हैं तो हमारी बातों को जो है वकील अपने शब्दों में कोर्ट में पेश करता है, तो ये भी इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का जो है एक एग्जाम्पल है। इस विधि का प्रयोग अधिकतर सरकारी और गैर सरकारी समितियों या आयोगों द्वारा या कमीशन से जो उनके द्वारा किया जाता है। अब इसके मेरिट और डीमेरिट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके मेरिट है विस्तृत क्षेत्र, अर्थात वाइड कवरेज। बाय दिस मेथड वी कलेक्ट डाटा फ्रॉम वाइड एरिया। इस विधि से हम जो डाटा है वो वाइड एरिया से कलेक्ट कर सकते हैं।
कम खर्ची लेस एक्सपेंसिव होती है। दिस मेथड टू कलेक्ट डाटा लेस एक्सपेंसिव इन टर्म ऑफ मनी, टाइम और लेबर, यानी इसमें कम श्रम लगता है, कम धन लगता है और कम जो है टाइम लगता है। विशेषज्ञों की सम्मति यानी एक्सपर्ट ओपिनियन इस विधि में हमें मिल जाती हैं। इस विधि में जो स्पेशलिस्ट की सजेशंस हैं, सुझाव और जो राय है वो प्राप्त हो सकते हैं। फ्री फ्रॉम बीस यानी पक्षपात से रहित होती हैं, इनमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता। इस विधि में अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और लास्ट है सरलता। यह विधि सिंपल है और डाटा कलेक्ट करने में अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि किसी से भी जो है डाटा कलेक्ट किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए गांव के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, तो गांव के सब लोगों से ना मिलकर गांव के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, उनसे हम गांव के लोगों की जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं एक जगह पर, एक स्थान पर बैठकर। तो उसमें बहुत ज़्यादा श्रम, मेहनत, ठीक है, और समय नहीं लगता है। अब इसकी डीमेरिट्स भी हैं कुछ। सबसे पहली डीमेरिट है इसकी शुद्धता की कमी, लेस एक्यूरेसी। इस विधि द्वारा जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उसमें हाई डिग्री लेवल की एक्यूरेसी नहीं होती, क्योंकि सूचना देने वाले प्राय लापरवाही बरतते हैं। अर्थात अगर हम एक व्यक्ति के बारे में अन्य व्यक्तियों से सूचना इकट्ठा करते हैं तो वो केयरलेसफुली सूचनाओं को देते हैं। पक्षपात बीज्ड। इस विधि में सूचना देने वालों के व्यवहार में पक्षपात की संभावना होती है। ऊपर जो आया फ्री फ्रॉम बीस, उसमें और इसमें अंतर है कि वहाँ जो है इन्वेस्टिगेटर की ओर से कोई पक्षपात नहीं होता, लेकिन यहाँ सूचना देने वाले, क्योंकि अदर पर्सन होते हैं, तो सूचना देने वाले की तरफ से पक्षपात यानी बीस हो सकती है। और गलत परिणाम। अब सूचना देने वाला जब वो पक्षपात पूर्ण तरीके से अर्थात बीस के साथ जब इंफॉर्मेशन आपको देता है तो उसके जो कंक्लूजन निकलेंगे, रिजल्ट निकलेगा, वो भी रॉन्ग हो सकता है। इसके बाद है, अभी हमने पीछे पढ़ा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए डिफरेंसेस क्या होते हैं दोनों मेथड्स में। जो पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा और आज जो सेकंड मेथड पढ़ा, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि इसमें जो सूचनाएं हैं वो डायरेक्ट जिन लोगों के बारे में सूचनाएं हैं उनसे ही कलेक्ट की जाती हैं, तो इसलिए उनमें शुद्धता अधिक होती है। दूसरा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड में सूचनाएं संबंधित लोगों से कलेक्ट ना करके, ठीक है, अन्य लोगों से कलेक्ट की जाती है, इसलिए एक्यूरेसी की मात्रा कम होती है। सेकंड, एरिया या क्षेत्र। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो मेथड है उसमें वो तब ही सूटेबल होता है जब इन्वेस्टिगेशन एरिया छोटा हो, लेकिन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड वाइड एरिया के लिए सूटेबल होता है। थर्ड जो पॉइंट है उसका डिफरेंस बनेगा कि रीति रिवाज और भाषा का ज्ञान। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड में जो सूचना देने वाले हैं उनके रीति रिवाज, उनकी लैंग्वेज और उनके रहन सहन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जबकि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड में यानी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि में सूचना देने वालों के रीति रिवाज के बारे में जानकारी होना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद है लागत या खर्चीली। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड जो है वो लेस एक्सपेंसिव होता है, यानी कम खर्चीला होता है। सॉरी, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड जो है वो अधिक खर्चीला होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। जबकि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड जो है लेस एक्सपेंसिव होता है, कम खर्चीला होता है।
तो ये मेथड आपके 2 हो गए। इसके बाद है आपका थर्ड मेथड है स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कोरस्पोंडेंट्स। ये जो मेथड है इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता जो इन्वेस्टिगेटर है वो डिफरेंट स्थानों पर लोकल जो पर्सन्स हैं और कोरस्पोंडेंट्स हैं उनको अपॉइंट कर देता है, जो कि अपने अपने तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेटर को सेंड कर देते हैं यानी भेज देते हैं। इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर जो है समाचार पत्र पत्रिकाएं करती हैं। जैसे आपने देखा होगा विभिन्न न्यूज़ चैनल, विभिन्न अखबार जो है वो सूचनाएं किस तरह से कलेक्ट करते हैं। उन्होंने प्रत्येक अखबार ने, प्रत्येक न्यूज़ चैनल ने अपने कोरस्पोंडेंट्स यानी संवाददाता जगह जगह पर नियुक्त किए हुए हैं। जैसे पलवल में किसी को अपॉइंट किया हुआ है तो वो पलवल से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करेगा, बल्लभगढ़ में, फरीदाबाद में, यानी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कोरस्पोंडेंट्स यानी संवाददाता नियुक्त कर दिए जाते हैं जो वहीं के स्थानीय निवासी होते हैं। ठीक है, और हर एक व्यक्ति जो जिस क्षेत्र का रहने वाला है वो वहाँ से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करता है अपने तरीके से, जो भी मेथड उसको उपयुक्त लगता है उस तरीके से डाटा कलेक्ट करता है और इन्वेस्टिगेटर को भेज देता है और इन्वेस्टिगेटर को डाटा प्राप्त हो जाता है। ये विधि कब सूटेबल है? यह विधि ऐसे अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए सूटेबल होती है जहाँ पर डाटा कलेक्ट करना कंटिन्यूस जो है कंपलसरी हो। जैसे समाचार पत्र दैनिक प्रकाशित होते हैं, रोजाना प्रकाशित होते हैं, तो उनके लिए रोजाना सूचनाएं चाहिए। तो पलवल से संबंधित सूचनाएं पलवल के जो संवाददाता हैं वो कलेक्ट करके भेजते रहते हैं। आंकड़े एकत्रित करने का क्षेत्र व्यापक हो, क्षेत्र बहुत बड़ा हो जहां से डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं। समाचार पत्र में पूरे हरियाणा की खबरें या समाचार आते हैं तो हर स्थान का जो संवाददाता है वो अपने एरिया से संबंधित समाचार जो है कलेक्ट करता है और इन्वेस्टिगेटर को भेज देता है यानी पब्लिशर को भेज देता है। आंकड़ों का प्रयोग पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन आदि के द्वारा किया जाता है। एंड लास्ट, सूचनाओं की अत्यधिक शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती, यानी इस विधि द्वारा जो डाटा इकट्ठे किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होने कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आप देखें कि मान लीजिए कोई समस्या उत्पन्न हुई, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अलग अलग पत्रिकाएं, अलग अलग समाचार एजेंसियां उनमें मरने वालों की और घायल होने वालों की संख्या अलग अलग भी बता देती हैं। अब इसके कुछ मेरिट हैं और कुछ डीमेरिट हैं। सबसे पहला मेरिट है मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब होता है बचतपूर्ण, इकोनॉमिकल होती है। दिस मेथड इज वेरी इकोनॉमिकल इन टर्म ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। ठीक है, यानी इसमें धन, समय और परिश्रम तीनों की ही बचत होती है। इसके बाद है वाइड कवरेज। बाय दिस मेथड वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वाइड एरिया, यानी इस विधि द्वारा हम डाटा एक बड़े क्षेत्र से प्राप्त कर सकते हैं। निरंतरता। दिस मेथड बाय दिस मेथड वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली, यानी इस मेथड के द्वारा हम डाटा जो है लगातार प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट है विशेष परिस्थितियों में उपयोगी। यह विधि विशेष परिस्थितियों में ही सूटेबल होती है। इसके द्वारा कृषि उत्पादकता यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और प्राइस इंडेक्स आदि का अनुमान अधिक उचित ढंग से लगाया जा सकता है। इसके बाद बात आती है इसके डीमेरिट्स क्या है। देखिए, इसके डीमेरिट्स में सबसे पहले मौलिकता में कमी। इस विधि द्वारा मौलिकता का मतलब होता है ओरिजिनलिटी, अर्थात लेक ऑफ ओरिजिनलिटी या लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। बाय दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑफ डाटा, यानी डाटा कलेक्ट करने का ये जो मेथड है इज नॉट मोर ओरिजिनल, यानी अधिक मौलिक नहीं होता है। बिकॉज जो डाटा हैं, ठीक है, और इन्फॉर्मेंट्स है वो उससे व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है, सूचना देने वाले के साथ व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है। इसके बाद है एक रूपता का अभाव, लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इस विधि द्वारा जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उनमें सिमिलरिटी यानी होमोजेनिटी की कमी पाई जाती है, अर्थात एक जैसे डाटा प्रकाशित नहीं किए जाते हैं, क्योंकि हर जो कोरस्पोंडेंट्स है अपने अपने तरीके से डाटा कलेक्ट करता है। इसके बाद है व्यक्तिगत पक्षपात,
इस विधि में आंकड़ों के संकलन पर व्यक्तिगत पक्षपात यानी पर्सनल बीस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लेस एक्यूरेसी, डाटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड इज लेस एक्यूरेट, ये कम शुद्ध होते हैं, यानी ओरिजिनलिटी इनमें कम होती है, एक्यूरेसी कम होती है। और संकलन में देरी, डिले इन कलेक्शन, इसी द्वारा सूचनाएं बहुत वाइड एरिया से कलेक्ट की जाती हैं, इसलिए डाटा कलेक्शन में देरी हो जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रश्नावली और अनुसूची के माध्यम से सूचना संग्रह करना, यानी इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। अब हम पहले ये पढ़ेंगे क्वेश्चनरीज क्या है, शेड्यूल्स क्या है। देखिए, इस विधि में अनुसंधानकर्ता सबसे पहले अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रश्नावली तैयार करता है। इन दिस मेथड द रिसर्चर और इन्वेस्टिगेटर फर्स्टली प्रिपेयर ए क्वेश्चनरीज। इस प्रश्नावली के आधार पर दो प्रकार की सूचनाएं इकट्ठा की जाती हैं। इस प्रश्नावली के आधार पर, यानी जो डाटा कलेक्ट करने की जो विधियां हैं, ठीक है, क्वेश्चनरीज के आधार पर वो दो तरह से कलेक्ट की जाती हैं। एक है डाक विधि और दूसरा है गणक विधि। तो डाक विधि पहले हम पढ़ते हैं। तो डाक विधि क्या है? मेलिंग मेथड कहते हैं। इस विधि में प्रश्नावली सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजी जाती है। यानी सबसे पहले एक क्वेश्चन पेपर क्वेश्चनों का तैयार किया जाता है और उसके बाद वो जिनसे सूचनाएं कलेक्ट करनी है उनके पास भेज दी जाती है और डाक के द्वारा भेजी जाती है। प्रश्नावली के साथ एक लेटर भी भेज दिया जाता है। जब हम वो क्वेश्चनरीज यानी क्वेश्चन पेपर भेजेंगे तो उसके साथ एक लेटर भी भेजा जाता है जिसमें इन्वेस्टिगेशन का जो मोटिव है वो क्लियर कर दिया जाता है कि हम आखिर ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, तथा सूचना देने वाले को ये विश्वास दिलाया जाता है और सूचना देने वाले को ये जो सूचना प्राप्त करने वाला है वो ये विश्वास दिलाता है कि उसके द्वारा भेजी गई सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी, यानी उन्हें सीक्रेट रखा जाएगा जो सूचनाएं हम प्राप्त कर रहे हैं। प्रश्नावली प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रश्नावली में प्रश्नों का उत्तर लिखकर उसे वापस अनुसंधानकर्ता के पास भेज देता है और जो भी इन्वेस्टिगेटर है जो उस वाइड एरिया से डाटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके द्वारा जो प्रश्न पत्र भेजा गया है, सूचना प्राप्त करने वाला उस प्रश्न पत्र के आंसर भर करके वापस इन्वेस्टिगेटर को भेज देता है। अब ये मेथड कब सूटेबल है? सबसे पहले दिस मेथड इज सूटेबल व्हेन, ये कब मेथड सूटेबल है? जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत वाइड हो, इन्वेस्टिगेशन बहुत वाइड एरिया से कर रहे हो। दूसरा, सूचना देने वाले व्यक्ति शिक्षित हो। ये मेथड केवल तभी सूटेबल माना जाता है जब इन्फॉर्मेंट्स यानी सूचना देने वाले एजुकेटेड पर्सन हो, क्योंकि यहाँ लिखना होता है और अनएजुकेटेड पर्सन लिखने में सक्षम नहीं होता है। इसके मेरिट हैं, पहला मेरिट है मितव्ययी यानी बचतपूर्ण। इस मेथड से में धन कम खर्च होता है, समय और परिश्रम की भी बचत होती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास, जैसे कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में यानी प्रत्यक्ष अनुसंधान में और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में व्यक्तियों के पास जाना पड़ता था, इसमें नहीं जाना पड़ता, बल्कि घर बैठे ही डाक पोस्ट कर दी जाती है और उसके माध्यम से क्वेश्चनों के आंसर कलेक्ट कर लिए जाते हैं। दूसरा है मौलिक। इस विधि द्वारा क्योंकि डाटा स्वयं सूचना देने वालों के द्वारा भरे जाते हैं प्रश्न पत्र में सारी सूचनाएं, इसलिए ओरिजिनल होते हैं। और विस्तृत क्षेत्र, इस विधि द्वारा जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं वो वाइड एरिया से आसानी से कलेक्ट किए जा सकते हैं। डीमेरिट, उदासीनता, लेक ऑफ इंटरेस्ट। इस विधि का एक जो डीमेरिट है वो ये है कि अधिकतर जो आंसर देने वाले जो लोग हैं, यानी जिनके पास हमने क्वेश्चन पेपर भेजा है, वो इंटरेस्ट उसमें नहीं लेते हैं। अर्थात कई बार प्रश्नावलियाँ प्राप्त होती हैं, या तो उनको भरते ही नहीं हैं या भरते हैं तो आधा अधूरी और कुछ सूचनाएं झूठी भर देते हैं, ठीक है, और बहुत से लोग उन्हें वापस ही नहीं भेजते, और भरकर भेजते भी हैं तो वो अधिकतर सूचनाएं अपूर्ण होती हैं। सेकंड, लोचशीलता का अभाव, लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी।
इस विधि में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी पाई जाती है, यानी लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेटर जो है कुछ आंसर से सेटिस्फाई नहीं है तो उसके बदले में वो और क्वेश्चन पुट नहीं कर सकता है, केवल वही क्वेश्चनों के आंसर प्राप्त कर सकता है जो उसने पूछे हैं, चाहे सामने वाला उससे सेटिस्फाई हो या ना हो। सीमित उपयोग, इस विधि का उपयोग सीमित है क्योंकि इसके अंतर्गत केवल शिक्षित व्यक्ति से ही डाटा कलेक्ट किए जा सकते हैं। अनएजुकेटेड पर्सन से इस विधि से डाटा कलेक्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद है पक्षपात। यदि सूचकों में यानी सूचना देने वालों में पक्षपात की भावना है तो वो अशुद्ध सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं, यानी सूचनाओं को ठीक प्रकार से फिल नहीं करते हैं। शुद्धता की कमी, इस विधि द्वारा प्राप्त आंकड़ों में शुद्धता की कमी की मात्रा कम होती है, यानी लेस एक्यूरेसी होती है, क्योंकि कई बार प्रश्नावली सावधानी से तैयार नहीं की जाती या प्रश्नों की जटिलता के कारण उनमें गलत उत्तर दे दिए जाते हैं। यानी कई बार सामने वाले को, आंसर देने वाले को क्वेश्चन समझ में नहीं आता और वो क्वेश्चन का गलत आंसर पुट कर देता है। सेकंड है एनरोमेटर मेथड, यानी गणक विधि। गणक विधि में क्या है? डाक विधि में तो जो क्वेश्चनरीज है वो डाक द्वारा भेजी जाती है, लेकिन जो एनरोमेटर मेथड है इसमें वो जो क्वेश्चनरी हमने बनाई है, इन्वेस्टिगेटर ने बनाई है, उसे एक व्यक्ति लेकर जाता है अपने साथ। अर्थात वो पहले सूचना देने वालों से सूचनाएं पूछता है और उसके बाद अपने हाथ से स्वयं भरता है। मान लीजिए जैसे आप देखते हैं कि जनगणना जब होती है, देश की जनगणना, सेंसस होता है, भारत सरकार के द्वारा जब जनगणना कराई जाती है तो उसमें वो गणक अपॉइंट करते हैं, एनरोमेटर अपॉइंट करते हैं, अर्थात टीचर्स को, बैंक के लोगों को लगा देते हैं कि वो काउंट करें कि देश के अंदर कितने लोग हैं, यानी जनसंख्या देश की कितनी है। तो उनके पास एक प्रश्नावली तैयार कर दी जाती है और वो प्रश्नावली तैयार करने के बाद उन्हें जो गणक हैं, जो एनरोमेटर हैं, उनको वो उपलब्ध करा दी जाती है और जो भी क्वेश्चन उसमें होते हैं उनका जवाब गणक या एनरोमेटर स्वयं घर घर जा करके लोगों से पूछ करके अपने हाथ से वो सूचनाएं भरता है। यानी दोनों मेथड में एक अंतर ये भी है कि उस विधि में तो सूचनाएं खुद इन्फॉर्मेशन देने वालों के द्वारा भरी जाती हैं, जबकि एनरोमेटर मेथड में सूचनाएं गणक द्वारा भरी जाती हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है। तो देखिए इस प्रकार की प्रश्नावली को जो गणक स्वयं सूचकों से प्रश्न पूछकर भरते हैं अनुसूचियां कहा जाता है, और ये जो प्रश्नावली है इसको अनुसूची कहते हैं, ठीक है, शेड्यूल कहते हैं। अतः इस विधि में गणक संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ करके अनुसूचियों को यानी शेड्यूल को भरते हैं। गणक, अब यहाँ क्वेश्चन आता है गणक क्या है? तो गणक उन व्यक्तियों को, एनरोमेटर्स वो व्यक्ति